कविता सुनाने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मज़े के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं। और कुछ होता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, और कुछ होता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित हैं, जागृत हैं, तो प्रमाण बताइए। कविता ख़त्म करता हूँ, तालियां बजाइए। एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कर दूँ मैं? एक कविता मैंने आदरणीय गुरुवर अशोक चक्रधर जी के सौजन्य से मैं यूएसए गया। यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना में एक कविता मैंने लिखी। वो 6 पंक्तियों की कविता सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह की कविताएं ज़्यादा सुनाता हूं। मैं आपको कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। कविता का शीर्षक है ओ पापा हार गए। जितने पिता यहाँ बैठे हैं शायद मेरी बात से ताल्लुक़ रखते होंगे। बेटा थोड़ी सी शांति दीजिएगा, थोड़ी सी 5 मिनट आपसे समय दान चाहता हूँ। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, मैं आपकी बहुत कद्र करता हूँ। मैं इंजीनियर्स की इसलिए कद्र करता हूँ कि जीवन में मैं इंजीनियर बनना चाहता था, पर गरीबी की मार में मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। उस वक्त इंजीनियर बनना एक अलग तरह की चीज़ हुआ करती थी जब इंजीनियर बनते थे। इसलिए आप मेरी 6-8 पंक्तियाँ मन से सुन लीजिएगा। कविता का शीर्षक है ओ पापा हार गए। जितने पिता बैठे हैं उनको समर्पित करता हूँ। रात ठंड की, बिस्तरों के ढेर पर मेरा 5 बरस का बेटा अक्सर मुझसे कहता है, पापा ढिशुम ढिशुम खेलें, पापा ढिशुम ढिशुम खेलें। और उसकी नन्ही मुट्ठियों के वार से मैं कितनी ही बार गिर पड़ता हूँ। धड़ाम वह खुश होकर चिल्लाता है, ओ पापा हार गए, ओ पापा हार गए, मम्मी पापा हार गए। अब वो मेरा बेटा जवान होकर ऑफिस से लौटता है और बहू की शिकायत पर मुझ पर खींचता है, चिल्लाता है, झल्लाता है। मैं फिर हार जाता हूँ। उस हारने के सुख और इस हारने के दुख, इन दोनों के बीच मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। समय अपना गीत गाता है, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद, कोई आँख का तारा, ओ पापा हार गए, ओ पापा हार गए। आइए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। मैंने माँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। जितनी मातृशक्ति यहाँ बैठी है मैं उनको समर्पित करता हूँ। ये कविता मैंने माँ पर लिखी। मुझे नहीं मालूम इस भीड़ में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित है वो दुनिया के सबसे संपन्न, वो दुनिया के सबसे अमीर, वो दुनिया के सबसे धनवान लोग हैं। मैं कविता की पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ। याद कीजिएगा उन दिनों को जब आप अपने घर से चले होंगे और दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई वो माँ जब आपको तिलक करके विदा करती है उस वक्त, और जब हम उस माँ को खो देते हैं। इन दोनों के बीच की संवेदनाओं को जीने का प्रयास करेंगे आप। मुझे अच्छा लगेगा वो माँ जो चौके में खाना खाते वक्त हमारे बैठने पर, थाली पर बैठने पर, वो इधर उधर देखने पर यह समझ जाती थी और नमक हमारी तरफ सरका दिया करती थी। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ, जब हम उसे खो देते हैं वो माँ हमें बहुत याद आती है। आइए मैं उस माँ की वंदना में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। माँ क्या होती है। हम जब बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, तब माँ का स्तनपान करते थे। माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों, लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर ने, उस अल्लाह ताला ने यदि दुनिया में किसी को दी है वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के अलावा ये ताकत किसी के पास नहीं। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। माँ क्या होती है। उज्जैन का शायर है रमेश सोज। जो लोग शायरी के बैठे हों सुने और ताली बजाएं तो रमेश सोज के लिए बजाएं। उस शायर ने 4 पंक्तियां अच्छी लिखी, मुझे अच्छी लगी, मैं आप तक पहुंचाता हूं। वो कहता है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ। कहा मंगल नसीम साहब ने, उनका शेर है। पवन दीक्षित जी यहाँ बैठे हैं, तब कहता हूँ कि क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। क्या सीरत क्या सूरत थी,
माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए। अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। माँ क्या होती है सीधे सरल शब्दों में बयान करता हूँ, आपको ये एहसास होगा। माँ यहीं कहीं आसपास खड़ी आपके सिर पर हाथ रखकर आपको दुलार रही है। वो माँ जो जन्म के समय 1,00,000 सपने बोती है, वो माँ जब अपने बेटे से बहुत दूर होती है तब वो माँ क्या सोचती है। आइए कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने एक कथा लिखी, उसने लिखा 3 पंक्तियों का उपन्यास। उसने लिखा कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर यह उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी। सुनिएगा। कविता के मध्य में ताली न बजाएं, कविता के अंत में यदि आपका मन करे तो माँ की स्मृतियों को प्रणाम करें और जोरदार तालियां बजाकर अपनी माँ का स्मरण करें। सुने माँ क्या होती है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ। धन्य है पंडित ओम व्यास, आपने तो सबकी आंखों को नम कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि नास्ति मात्र समम छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समम त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रिया। कोई माँ के समान त्राण नहीं है, गति नहीं है, छाया नहीं है और प्रिय भी नहीं है। स्तब्ध कर देने वाले इस वातावरण में मैं अब अपनी प्रिया को भी अवसर देना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ कि समय पर्याप्त हो चुका है और कल चूँकि रविवार है इसलिए कोई टेंशन नहीं मुझे। दरअसल ये परंपरा है कि जो कवियत्री सरस्वती वंदना करती हैं उनको अवसर दिया जाता है। अब उस परंपरा का निर्वाह करते हुए डॉक्टर भाग्यश्री चक्रधर से मैं चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, कवि सम्मेलन में जाती नहीं है लेकिन आपने सरस्वती वंदना सुनी, आपको पता लग गया होगा कि मेरी कविताओं का स्रोत कहाँ है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और अब उनका जो मन हो 1, 1.5, सवा, पौने 2 जो गीत सुनाना चाहें। ओम जी की कविता ने सबको विचलित कर दिया। जब जब भी मैंने उनकी माँ कविता सुनी है इसी तरह का विह्वल माहौल पाया है और अब ऐसा मूड मन बन रहा है कि इसी तरह का एक मुक्तक मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसमें मैंने कहा है कि सिर्फ बच्चे ही दुखी नहीं होते पर माँ की भी आंखें नम हो जाती हैं। कब हो जाती हैं देखिए, जब उसकी गृहस्थी तितर बितर होती है। एक मुक्तक। आँख में आंसू थे चिड़िया के, दुख घनेरा था। आँख में आंसू थे चिड़िया के, दुख घनेरा था। पूरे जंगल को उसने पूरे दम से टेरा था। ठूंठ पर ठाठ से अधलेटी कुल्हाड़ी ने कहा, ठूंठ पर ठाठ से अधलेटी कुल्हाड़ी ने कहा, वो पेड़ कट गया जिस पर तेरा बसेरा था। वो पेड़ कट गया जिस पर तेरा। और एक मुक्तक और। मैं भला कैसे बताऊं बता जमाने को, मैं भला कैसे बताऊं बता जमाने को, कितनी शिद्दत से लड़ा हूँ मैं जान बचाने को। डाल से टूट के पत्ते ने हवा से पूछा, डाल से टूट के पत्ते ने हवा से पूछा, क्या तुझे मैं ही मिला जोर आजमाने को, क्या तुझे मैं। और एक मुक्तक और जो मुझे बहुत प्रिय है, शायद आपको भी अच्छा लगे। जिंदगी चीज़ क्या है कब समझ में आता है, जिंदगी चीज़ क्या है कब समझ में आता है, जिंदगी के अलावा सब समझ में आता है। जिंदगी बीतने के जब कगार पर होती, जिंदगी बीतने के जब कगार पर होती, जिंदगी चीज़ क्या है तब समझ में आता है, जिंदगी चीज़। और काफ़ी युवा लोग हैं तो एक दो थोड़े
चुलबुले मुक्तक सुना दूं। प्यार की सभी ने परिभाषाएं दी हैं समय समय पर, एक परिभाषा मैं भी दे रही हूँ। खट्टी इमली है या करेला है प्यार, खट्टी इमली है या करेला है, एक मेला है या झमेला है। प्यार क्या है वो बताए कैसे, जिसने ये खेल नहीं खेला है, जिसने ये खेल। और अंत में एक छोटा सा गीत सुनाकर अपना स्थान लूँगी। आप लोगों ने हमारे ज़माने का बहुत एक प्रसिद्ध गीत था, लेकिन ज़रूर आपने भी सुना होगा। उसमें आता था लल्लल्ला 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 लल्लल्ला। तो इसमें लल्लल्ला की जगह मैंने किन शब्दों का प्रयोग किया है? नेता हमें बता दे तू क्यों सता रहा है, भाला है फिर भी खुद को भोला बता रहा है। नेता हमें बता दे तू क्यों सता रहा है, भाला है फिर भी खुद को भोला बता रहा है। जनता के पास जाना अब तू संभल संभल के, शायद ये भाग्य जागे दल बदल बदल के। जनता के पास जाना अब तू संभल संभल के, शायद ये भाग्य जागे फिर दल बदल बदल के। दल्लल्ला 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 दल्लल्ला। पैसे को खर्च करके पैसा तू ला रहा है, पैसे के वास्ते ही तू कुल भुला रहा है। नेता हमें बता दे पूरा सना हुआ है, पूरा सना हुआ है रिश्वत की कीच में तू, लेकिन बड़े सुनहरी नारों के बीच में तू पल्लल्ला 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 पल्लल्ला। वादों की वादियों में तू क्यों झुला रहा है, बेवक्त लोरियों से तू क्यों सुला रहा है। अब तू नहीं सुहाए जब बार बार आए, जनता सुकून पाए गर तू कहीं भी जाए। चल्लल्ला 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 चल्लल्ला। झूठी कहानियाँ फिर तू क्यों सुना रहा है, जनता की भावनाएं तू क्यों भुना रहा है। सीमा पे जाके तू लड़ जो युद्ध है गवारा, होगा शहीद जब तू होगा तभी हमारा। भल्लल्ला 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 भल्लल्ला। निस्वार्थ सेवियों को, निस्वार्थ सेवियों को जनमन बुला रहा है, इन भ्रष्ट पापियों से वो बिलबिला रहा है। नेता हमें बता दे। एक नेता को सांप ने डसा, नेताजी मजे में सांप चल बसा। राजनीति पे जितना लिखा जाए उतना कम है। आदरणीय वागेश्वरी चक्रधर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें यह आभास कराएं कि वे भी मंचों पर आया करें। और ये बिल्कुल सत्य है कि पिछले 4.5 वर्ष में मैं पहली बार उनको देख रहा हूँ मंच पर। ये हमारा सौभाग्य है। आइए, मैं जिस कर्म के लिए खड़ा हुआ हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम को इस बात का गर्व है कि उसके पास धोनी है। हिंदी फिल्म जगत को इस बात का गर्व है कि उनके पास सदी का महानायक अमिताभ बच्चन है। कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी
इस बात के लिए हम गर्व कर सकते हैं कि वो हमारे स्वर की दुनिया की साम्राज्ञी रानी हैं, हम उन पर गर्व करते हैं। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर हास्य व्यंग के कवियों की पुरानी जो खेप है, या हमारी जो वरिष्ठ पीढ़ी है, उसमें हम अशोक चक्रधर जी पर गर्व करते हैं कि हमारे पास अशोक चक्रधर जी हैं। हास्य व्यंग और करुणा तक ले जाने वाले श्रद्धेय गुरुवर अशोक चक्रधर जी को मैं यहाँ कविता पाठ के लिए ऐसे बुलाना चाहता हूँ, 2 पंक्तियों के साथ कि सबने अपनी अपनी पोथी को बाँचा, अब तुम्हें खुद की पोथी को बाँचना होगा, और तुम्हारे इशारे पे नाचे थे मदारी हम, अब तुम्हें जमूरे के इशारे पे नाचना होगा। जोरदार तालियां बुलाएं अशोक चक्रधर जी, 116 जे पॉकेट, सरिता विहार, नई दिल्ली, इंडिया, पृथ्वी ब्रह्मांड। प्यारे दोस्तों, नाच मुझे अब क्या दिखाना है। घुंघरू सबको बांध दिए मैंने और सबने अपना अपना नाच दिखाया। सब सुर में थे, लय में थे, ताल में थे, और आप तो लहरों के उत्ताल में थे। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि कविता सुनने का एक यज्ञ संपन्न किया है आपने। सचमुच कविता कैसे सुनी जाती है इसका उदाहरण देना हो तो इस वीडियो को लोगों को दिखाना चाहिए कि ये है त्वरित चेतना। सभी की कविताओं को सराहा गया, चाहा गया। मेरे लिए बागेश्वरी जी का काव्य पाठ भी अकल्पनीय था, और शायद मुझे आप लोग के कोस भी सकते हैं कि मैं इनको क्यों नहीं परोसता हूँ। कवि सम्मेलनों में इनको आना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन इस पुण्य स्थान पर मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो आपको जाने ही न दूँ। मैं अंतिम कवि हूँ, कवि सम्मेलन का अंतिम संस्कार मुझे करना है। किस घड़ी किस मुहूर्त करूँगा ये मेरे ऊपर है, लेकिन मैं ज़्यादा अन्याय नहीं करूँगा। आप इतने प्रेम से, इतने स्नेह से सुन रहे हैं, बूंद बूंद चेतना पी रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी कविता से शुरू करता हूँ अपनी बात कि लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी। फारूकी साहब, लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी, समंदर मुस्कुरा दिया। लेकिन जब बूंद ने लहर से उसकी उम्र पूछी तो लहर बिगड़ गई, कुढ़ गई, चिढ़ गई और बूंद के ऊपर ही चढ़ गई और मर गई। बूंद समंदर में समा गई और समंदर की उम्र बढ़ा गई। यह भी एक समंदर है जहां मैं खड़ा हूं। बूंद बूंद प्रयत्नों से, चाहे ये अग्रिम पंक्ति के सभी लोग बैठे हुए हैं, उस बूंद में भी समंदर समाया हुआ है। जई है बनी बेगरी न बारिधता बारिध की, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बेचारी की। बूंद की बूंदता सम हो जाती है, समाप्त हो जाती है और समंदर को बड़ा करती है। आपका ये समंदर बहुत बड़ा हो और जेपी साहब का सपना और ऊंचा खड़ा हो। मैं चाहूँगा कि मुझे फिर 2-3 साल बाद बुलाया जाए और यहाँ एल्यूमिनाई की तरह से आप यहाँ आएँ और फिर से हम एक जश्न मनाएं इस प्रांगण। अब देखिए, कवि का एक मस्तिष्क बड़ी गंभीरता से सोचता है और उसका हास्यकार अंदर का हास्य बोध लेकर बड़ी खुराफाती चेतना के साथ कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने लगता है। मेरे खुराफाती दिमाग में विचार आया, आदरणीय महिलाएं बैठी हुई हैं और मैंने जीवन भर महिलाओं के पक्ष में कविताएं लिखी हैं। अगर ऐसी कोई बात कह दूं अभी तो अन्यथा न लेना, हालांकि इतनी बुरी भी नहीं है कि आप। मेरे जहन में सवाल आया कि लहर क्यों मरी, लहर क्यों मर गई, क्यों कुढ़ के समाप्त हो गई। तो मेरे खुराफाती दिमाग ने ये कहा कि देखो, लहर है महिला और बूंद है बच्ची। बूंद नन्ही सी है, उसकी किलकारी हम सुन सकते हैं। महिलाओं से उनकी उम्र पूछा जाए
ये गलत है। उम्र की सड़क पर महिलाएं मील का पत्थर नहीं लगवाती हैं, क्षमा करें, उस पर संख्याएं नहीं खुदवाती। अगर कुदरत ही खोद दे तो उसके आगे घना पौधा लगवाती है। बहुत पूछने पर आदरणीय ने किया स्वीकार कि कर चुकी हैं 30 पार। मैंने कहा बालिके बालिके, माना कि 30 पार कर चुकी हो, पर लगता है कुछ पड़ावों पर कुछ ज्यादा ही देर रुकी हो। चलो 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 चलो, मेरी शुभकामनाएं हैं कि सांसों की सवारी को अविराम खेती रहो और उम्र की सड़क पर मौका पाते ही यू टर्न लेती रहो। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि उम्र की सड़क पर यू टर्न लें। पुरुष प्रायः अपनी उम्र ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने में भरोसा रखते हैं। मैं 55 पार कर गया हूँ तो लगता है कि बचपन में आ गया हूँ। माकड़ साहब के साथ घूमते समय इनके अंदर जो शिशु बोल रहा था कि कैसे ये हरियाली बनी है, कैसे ये मैंने ऐसा कर दिया, और बीच के प्रांगण में भी उद्यान है, तो जैसे बच्चा अपने सारे कारनामे बताता है, ऐसे माकड़ साहब के अंदर का बच्चा इस प्रांगण में हुई 3 साल में प्रगति का एक नक्शा दिखा रहा था, जिसमें भविष्य का नक्शा भी शामिल है। तो ये जो मेरी उम्र के ही होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे या थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे, या कहने के बाद आप किसी और चीज़ की कामना कर रहे थे, छोटे भी होंगे। अग्रिम पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं ये 50 से 55 के बीच के हैं। अगर अगली पंक्ति के सब लोगों की उम्र का जोड़ लगा के इनकी संख्या से भाग दिया जाए तो वो लगभग 50-55 के करीब बैठेंगे। तो इस बीच के इंसान का क्या मिजाज होता है वो मैं आपको एक कविता बड़ी मनोवैज्ञानिक सी बताता हूँ। 50 से 55 के बीच का इंसान न बूढ़ा होता है न जवान। देखिए मगर साहब, मान लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। न बूढ़ा होता है न जवान, न वो बच्चा होता है न बच्चों की तरह कच्चा होता है। वो पके फलों से लदा एक पेड़ होता है और प्रीत कहता है कि अधेड़ होता है। अब जो बात कहना चाहता हूं बड़ी बारीक बात है कि 50 से 55 के बीच का इंसान चुका हुआ नहीं होता, चुका हुआ नहीं होता, हालांकि उसे जो करना होता है कर चुका होता है। जवानों से मीठी ईर्ष्या रखता है, मीठी ईर्ष्या, जवानों से मीठी ईर्ष्या रखता है, सद्भावना में फुका होता है। बच्चे उससे कतराते हैं, जवान सुरक्षित दूरी अपनाते हैं और बूढ़े उसके मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि वो वेल कैलकुलेटेड, कल्टीवेटेड, पूर्व नियोजित और बार बार संशोधित पंगे लेता है। अपने पकाए फल, अपनी माया, अपनी छाया आसानी से दूसरों को नहीं देता है। वो बरगद नहीं होता बल्कि अगस्त के महीने का पस्त लेकिन मस्त आम का पेड़ होता है। तुम कहते रहो क्या देड़ होता है। यही वो उम्र है जब इस कारण या उस कारण या कभी कभी बिना किसी कारण अंदर अंदर के बहुत अंदर कुछ क्रैक होता है। और यही वो उम्र है कि हिम्मत न रखे तो पहला हार्ट अटैक होता है, लेकिन सारे झटके झेल जाता है, जिंदगी को खेल जाता है, क्योंकि उसके सामने उसका खुद का बनाया हुआ घोंसला होता है। इसीलिए जीवन जीने का हौसला होता है। यही वो उम्र है जब अगर प्रैक्टिकल में असफल हो जाए तो थियरी में ट्राई करता है, और यही वो उम्र है जब वो बाल डाई करता है। यही वो उम्र है जब वो उम्र के विशिष्ट तत्व को प्राप्त होता है, और यही वो उम्र है भाई साहब जब वो गंजत्व को प्राप्त होता है। देख रहे हैं, प्रणाम करता हूं।
तो ये 50-55 की उम्र भाई साहब कोई उम्र नहीं है, बल्कि चुलबुले बुलबुलों का एक बवाल है। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है। हमारे देश की आज़ादी भी इतनी बड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी है, संविधान भी इतना बड़ा हो गया, राजभाषा हिंदी भी इतनी बड़ी हो गई, इन सब का भी यही हाल है। इनमें से प्रत्येक अपने ऊपर मुग्ध है, निहाल है। तो उमरिया की डगरिया के स्वर्ण मील पत्थर पर ओ मेरे अशोक चक्रधर, ओ मेरी आज़ादी, ओ मेरे संविधान, ओ मेरी राजभाषा, तुम सबका इस्तकबाल है, तुम सबका अभिनंदन है, तुम सबका वंदन है। हर उम्र का अपना मजा होता है। अब गंजत्व को इन्होंने प्राप्त किया है तो ऐसे ही नहीं, अनुभव से, ज्ञान से, संघर्ष से। आप तो कविता बिना सुनाई ही समझ रहे हैं। एक और छोटी सी गंभीर कविता सुनाता हूं आपको। आज चांद दिखाई नहीं दे रहा ऊपर। एक मेरी कविता है छोटी सी, जिसका शीर्षक है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद में। हाँ, आकाश से, बादलों से होता हुआ पेड़ों के बीच अचानक सीधा झपट्टा मारता है, इतनी ताकत है चांद में। मेरा शिकार करके वो ले गया मुझे यादों की मांद। पता नहीं कब चांद और चांदनी यादों की मांद में ले जाते, लेकिन फिर वही खुराफाती दिमाग जो दूसरी तरह से सोचे। मुझसे पूछा पवन ने कि क्या करें अगर यादों की मांद में वाइट टाइगर झपट्टा मार के आपका शिकार करके ले जाए। तो मैंने कहा कि हाथ से तू चांद ढक ले, तो जब दिखाई नहीं देगा तो कैसे झपट्टा मारेगा। तभी ऐसे ही भाई साहब मुझे दिख गए। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने। मैंने उनसे ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा हाथ से तू चांद ढक ले। हाथ से तू चांद ढकले है विकट बरसात टकले। हाथ से तू चांद ढकले है विकट बरसात टकले। आंधियों से तू लड़ेगा, टीन पे कुछ ईंट रख ले। तो क्या बिंब बनते हैं, क्या नजारा होता है। ये मुझे याद दिला रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मेरे सपने में आईजी पांडा आ गए। तो वो क्या बोले मुझसे, मैं आपको आपके मनोविनोद के लिए बता देता हूं। जब मैंने देखा, हाथ तो उनका ऐसे रहता है, जब मैंने देखा कि समाज में अपराध हैं, ये समाज अपराधात्मक होता जा रहा है, अधिकारी अपराधात्मक होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं राधात्मक हो जाऊं। मैं राधात्मक हो गई। जब मैंने देखा कि घर में मेरी बात न मेरा मुन्ना मानता है न मुन्नी, तो मैंने ओढ़ ली। अरे तुम्हें किसने बताया रे? जब मैंने देखा कि मेरी भाषा कोई नहीं समझता, न प्रेस, न मीडिया, न अरबी, न अंग्रेजी, न फारसी, न हिंदी, तो मैंने माथे पे लगा ली। अरे तुम्हें तो सब पता है रे। हाँ देखो, जब मैंने देखा कि पुलिस ने जो मुझे दी वो काम में नहीं आ रही स्टिक, तो मैंने ओठों पे लगा ली। सब जानते हैं, तो सब जानते हैं। मुझसे कहा गया जेल में बंद कर दो, मैंने कर दिया। फिर मुख्यमंत्री का फोन आया कि निकाल दो, तो मैंने निकाल दिया। काहे को तो मैं निकालूं और काहे को तो मैं बंद करूं। फिर मैंने सोचा कि मेरा सांवरा कान्हा नटवर नागर कृष्ण कन्हैया, वो तो जेल में ही पैदा हुआ, उसने सबको आजाद कर दिया, तो मैं भी आजाद हो गई। फिर वो नटवर नागर उतरा मेरे अंगना, तो मैंने हाथों में पहन लिया।
हट मुँह, तुम्हें कौन बताता है मेरी सारी बात? हाँ? फिर वो नाचा तो मैं उसको देख के हो गई घायल, और तुम्हें पता है कि मैंने पैरों में पहन ली। मैं थी पुलिस में आईजी, पर जब मेरे नटवर नागर ने बुलाया, मुझे पुकारा, बंसी बजाई, तो मैंने कहा आईजी, मैं अभी अभी आईजी, तुम्हारे पीछे पीछे आईजी। फिर साहब उन्होंने एक पद गाया, वो पद वो गा रहे, मैं आपको सुनाता हूं। पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू आनंद लेना, आप वो सुना रहे हैं। पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे। लोग कहें नर, मैं कहूँ नारी, नारी रे। लोग कहें नर, मैं कहूँ नारी, डॉक्टरों ने भी जांची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे। भारत वालों मुझे समझ लो, नहीं समझते मुझको। भारत वाल, एक बड़ी अच्छी सी हंसी आई बच्चे की, हाँ आनंद आया। भारत वालों मुझे समझ लो, नहीं तो चली जाऊं मैं कराची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे। पागल हूं, हाँ हूं पागल, पागल हूं पर फौजदार, पागल हूं पर जाऊं ना आगरा, पागल हूं पर जाऊं ना आगरा, और न बरेली रांची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे। अच्छा, एक बात उन्होंने ऐसी कही जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया आज तक, और मैं हैरान रह गया। राम है ताऊ, सबसे बड़े भाई थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम है ताऊ, कृष्ण है चाचा, छोटे थे, बलराम बड़े थे, कान्हा छोटे थे। राम है ताऊ, कृष्ण है चाचा तुम्हारे, राम है ताऊ, कृष्ण है चाचा, और मैं तुम सब की चाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे। पंडा के प्रभु, पंडा के प्रभु, पंडा के प्रभु, डंडा झूठा। सपने में जाते जाते अंतिम बात जो उन्होंने कही, उनको विदाई अच्छी तरह दे देना। पंडा के प्रभु डंडा झूठा, प्रेम मुरलिया सांची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, पग घुंघरू बांध पांडा नाची रे, नाची रे, नाची रे। तो ये तो उसने करा लिया काम। मैं एक पत्रिका में महिलाओं के प्रश्नों के उत्तर देता हूं, नारी के सवाल अनाड़ी के जवाब। उसमें मेरी डिग्रियां भी लिखी रहती हैं, एमए, एमलेट, पीएचडी, रजिस्टर्ड अनाड़ी। मुझे लगता है कि अनाड़ीपन को प्राप्त हो जाता है आदमी, क्योंकि पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी 32 साल पढ़ाने के बाद मुझसे किसी ने पूछा कि आपने स्वैच्छिक अवकाश क्यों ले लिया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अध्यापक प्रायः पढ़ते नहीं। मैंने पूरे जीवन नहीं पढ़ाई करी, ऐसे ही पढ़ाता रहा। तो दोस्तों, एक महिला ने सवाल पूछा कि प्रियतम परदेश गए हैं, ऐसा कोई एसएमएस संदेश बताइए कि वो फौरन लौट के आ जाए।
अच्छा, मैं आप सबको दावतनामा देता हूँ कि अगर इससे बढ़िया संदेश आपके जहन में कोई आए तो बताना। मैंने संदेश में एक दोहा उससे कहा कि ये भेज देना। बालम तेरे बाग में लगी आम पर बौर, बालम तेरे बाग में लगी आम पर बौर, जल्दी आजा नहीं तो फल खावे कोई और। दोस्तों, वो CL ले लेगा, EL ले लेगा, मेडिकल भी दे आएगा और इस्तीफा भी दे आएगा, फिर वापस पलट के नहीं जाएगा। तो तरह तरह के कई बार संजीदा भी सवाल करती हैं और मैं बड़े मन से उनको उत्तर देता हूँ। वो मुझे अपना समझती हैं, मैं उन्हें अपना समझता हूँ और इस तरह से आदान प्रदान होता है। एक था कि एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा। ये मैं आपसे भी कहता हूँ, जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। जो मेहनत करी तेरा पेशा रहेगा, न रेशम सही तेरा रेशा रहेगा। अभी कर ले पूरे सभी काम अपने, तू क्या सोचता है हमेशा रहेगा। हमेशा कोई नहीं रहता है। एक महिला ने पूछा था कि अगर आप 25 साल पहले पहुंच जाएं तो अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहेंगे। अब मैं कोई ऐसा बदलाव तो नहीं लाना चाहता जैसा राधा पांडा ने अपने अंदर लाने की कोशिश करी। नारियां प्रणम में हैं, लेकिन वो तो नहीं होना चाहता। हालांकि हर पुरुष के अंदर एक नारी होती है और हर नारी के अंदर एक पुरुष होता है। मेरा पुरुष यहाँ बैठा हुआ है। मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसे मैं बदलना चाहूँ। 25 साल पहले क्या हो सोचता मैं, क्या अपने अंदर परिवर्तन लाता, लेकिन मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद इससे अगर जीवन में अभी इसी उम्र में आप सोचें कि इस पे थोड़ा सा भी आचरण किया जाए तो शायद लाभ मिलेगा। मदद करना सबकी, इनायत न करना, कृपा मत करना। मदद करना सबकी, इनायत न करना, न चाहे कोई तो हिदायत न करना। और शिकायत अगर कोई रखता हो तुमसे, पलट के तुम उससे शिकायत न करना। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मुंह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। दिन के उजेरे में मनकर साहब, राव साहब, इनकी टीम लगी रहती है और इस मरुथल को चमन बनाने के संघर्ष में जुटी है। मैं एक ऐसी छोटी सी प्रेम कविता सुनाता हूं प्रतीकों के माध्यम से। बादल से बोली बदली। आप अपनी इसी भूमि को ध्यान में रखते हुए इस कविता को सुनिए। बादल से बोली बदली, ये उतावली नहीं भली, मुझे छोड़ के भागा जाता किस रास्ते अनजान गली। बादल बोला, ओ बदली, मैंने राह नहीं बदली, तेज हवा ले जाए जिधर वो मेरी मंजिल अगली। बदली को आया गुस्सा, बादल को मारा घिस्सा, दुष्ट हवा कैसे लेगी मेरा हक मेरा हिस्सा। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। मुझको अपनी कहता है और संग हवा के बहता है। अरे वो तेरा कुछ भला करेगी, किस गफलत में रहता है। प्यासा मरुथल तरसेगा, तुझसे ही तो सरसेगा, संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। संग हवा के लगा रहा तो क्या सागर पे बरसेगा। मुझको अंग लगा ले तू, अपने संग मिला ले तू, हिला न पाएगा कोई भी अपना वजन बढ़ा ले तू। हिला न पाएगा कोई भी अपना वजन बढ़ा ले तू। बदली जी को जमा गई, बात अकल की थमा गई, बाहें फैलाई बादल ने, बदली उसमें समा गई। और अंतिम दृश्य यहीं का कि दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, फिर कुछ दिन के बाद दिखी मरुथल में हरियाली दूब। दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब, दोनों मिलकर बरसे खूब, दोनों गए प्रेम में डूब। ये मेरे दो बहुत नन्हे नौजवान आगे बैठे हुए हैं और तालियां बजा रहे हैं, कविता समझ रहे हैं।
बच्चों की समझ पर आजकल चमत्कृत होकर रह जाना पड़ता है, इतना वो जानते हैं, इतना। हम तो इनकी उम्र में रेंटल हुआ करते थे, कोई जीवन ज्ञान नहीं था इनको, है वाकई। अच्छा, जब आप बच्चे रहे होंगे, अब से शायद 12-15 बरस पहले की बात है, कि दूरदर्शन का एकाधिकार हुआ करता था और इतने सब चैनल नहीं थे। आकाश मार्ग से ये ज्ञान गंगाएं इतनी उतरी नहीं थीं, या ज्ञान नंगाएं नहीं आई थीं जितनी आजकल घरों में उतर रही हैं। तो उस समय शुक्रवार के दिन अडल्ट मूवी दिखाई जाती थी रात के 11 बजे, ताकि बच्चे न देख लें। तो उस दिन, क्षमा किया जाए मुझे, आदरणीयाएं तो संतोषी माता का व्रत रखती थीं और पति असंतोषी हो जाता था। दोनों मिलके मेहनत से किचन में काम करते थे और प्रतीक्षा करते थे कि 11 बजे। बड़े पावन ढंग से सब सावन आता था, बच्चे सुला दिए जाते थे, सो जाते थे बेचारे, और फिर वो देखते थे अच्छी फिल्म। तब वो अंग्रेजी में हुआ करती थी, सबटाइटल भी नहीं होते थे। दृश्य की क्या भाषा, दृश्य तो समझ में आता है। अच्छा, कुछ शुक्रवारों तक तो ये सिलसिला चला, पर 5वें शुक्रवार को युग बदल गया। बच्चों को लगा कि ये तो कुछ षड्यंत्र हो रहा है हमारे घर में। बच्चा आया, उसने पर्दे के पीछे से झांक के देखा, माता पिता प्रसन्न रजाई ओढ़ के दिव्य चक्षु से देख रहे हैं। वो भी बीच में आके घुस के लेट गया। बच्चे हर माता पिता को प्रिय होते हैं, सुला लिया। ऐसा वैसा कोई दृश्य आया तो उसके मुंह पर रजाई ढक दी। तीसरा युग आया जब बालक ने विद्रोह कर दिया, इतना अच्छा तो सीन चल रहा है पापा, देखने क्यों नहीं देते हो। चौथा युग आया कि पिता ने कहा, बेटा ऐसा है, पानी लेके आओ जा। सोचा इतनी देर में ये महान दृश्य निकल जाएगा। श्रवण कुमार की परंपराओं वाले इस देश का बालक आज्ञाकारी गया पानी लेने, पानी लेके आया। दोनों मुग्ध, मुंह आधा खोले हुए देख रहे हैं उसको। पानी बढ़ाया, पानी लिया, नहीं रख दे। तो उसके समझ में नहीं आया कि पानी मंगाया क्यों था। फिर उसने सोचा प्यास कौन सी थी। इस बार पुनः सघन दृश्य आए तो इस बार माँ ने कहा कि बेटा मेरे लिए भी ले आ पानी। उसने कहा पापा के लिए लाया था, उन्होंने पिया नहीं, पी लो। उससे अगला छठा युग आया जब उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी लेने चले जाइए, इतना अच्छा दृश्य छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। और वाकई ये होने लगा। मेरे घर में ऐसा हुआ और वरिष्ठों के घर में ऐसा हुआ होगा कि माता पिता पानी पीने जाने लगे। और 7वां युग आया जब बच्चे ने कहा पापा आ जाइए, वो सीन निकल गया। उसने समझा ये शायद जानते नहीं है ये सारी चीजें, ये हम बच्चों का मामला है, ये क्या जाने। उससे अगला युग आया पिछले वर्ष। और दोस्तों बड़ी गंभीरता से एक बहुत ऐसी बात कह रहा हूं जिसको कहने के लिए साहस चाहिए। करीना और शाहिद के घनिष्ठतम दृश्यों को किसी ऐसी चैनल ने नहीं, एक समाचार चैनल ने सुबह से शाम तक दिखाया, किसी फैशन चैनल ने नहीं दिखाया। तो बच्चे ने मासूमियत से सवाल किया, पापा आप तो कहते थे कि झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। ये तो, और इनकी आंख बंद क्यों हो जाती है। अब पिता के सामने कोई चारा नहीं कि कोई उत्तर दे, क्योंकि इतना समाज उसके सामने एक्सपोज हो चुका है, इतना खुल चुका है कि पिता को कोई दार्शनिक उत्तर अगर वो दे सकता है तभी समर्थ होगा, अन्यथा कैसे बचाए इसको कुसंस्कृति से। तो बाप ने कहा, बाप की बात में भी दम था, बेटा जब किसी के अंदर भगवान जी आ जाते हैं ना
तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इनके अंदर भगवान जी आ गए। बात सही थी, इससे बढ़िया क्या उत्तर पिता दे सकता था। लेकिन जो बात बच्चे ने कही, आप उस बच्चे की प्रशंसा में जरूर अपना समर्थन जताइएगा। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा, पापा अगर इनके अंदर भगवान जी आ गए हैं और इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं तो हम भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं देखते इनको, हमारे अंदर भी भगवान जी रहेंगे। कौन बदल सकता है इसको, संस्कृति को, जब देखने वाले ही नहीं रहेंगे? हाँ ठीक है, जीवन का सत्य है, प्रकृति की लीला है, इसमें क्या हुज्जत हीला है। लेकिन अतिचार, अपसंस्कृति का इतना कुप्रचार इसको अगर रोकेगी तो नई पीढ़ी ही रोकेगी, क्योंकि उसके सामने नई सीढ़ियां हैं, सोच की, चिंतन की, व्यवहार की। मैं बहुत समय न लेते हुए एक कविता इन बच्चों को सुनाने जा रहा था। मैंने कुछ जातक कथाएं लिखी, बड़ी लोकप्रिय हुई। एक जातक कथा सुना के अपनी और आपकी दोनों की परीक्षा लूँगा। अगर बात जम गई तो ठीक है, नहीं तो ट्रैक बदल के अपने समापन बिंदु पर पहुंचूंगा। एक कहानी बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, और वो वाकई बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, ये जो नारंगी कमीज में बालक बैठा है, शायद इसकी उम्र 9-10 बरस नहीं, 7-8 बरस होगी, लेकिन प्रारंभ से एक बहुत सुधी श्रोता के समान एक एक पंक्ति पर इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसी प्रौढ़ से कम नहीं है। मैं इसको सैल्यूट करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी की शैली में जातक कथाएं, जानवरों की कहानियां, लेकिन मनुष्यों की ओर संकेत करने वाली। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापें, इधर ये दोनों थर थर कांपें। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने, तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर, कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते, अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। दोस्तों, आपको विदाई देते हुए, दिल्ली में इन दिनों ऐसा दृश्य तो अकल्पनीय है कि इतनी इतनी भूमि पड़ी हुई है और हम थोड़े से स्थान का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हर दिन 5000 गाड़ियां वहां सड़कों पर आती हैं, सड़कें 5 इंच भी नहीं बढ़ पाती हैं। तो चौराहों पर पहले अगर 10 सेकंड में हरी बत्ती हो जाए तो अब 110 और 180 तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लाल बत्ती पे लिखा भी रहता है रिलैक्स, वो संख्याएं लिखी रहती हैं 120 मतलब 120 सेकंड तक ये रेड लाइट रहेगी। अच्छा, आप पढ़ें इससे पहले वहां भिखारी पढ़ लेते हैं और अपनी पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग कर लेते हैं कि इस अंतराल में क्या करना है, क्या अगरबत्ती देंगे, कहाँ अगरबत्ती देंगे, कहाँ लटकाने को दे जाएंगे, कहाँ क्या साफ करने के लिए आएंगे, क्या साफ करके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पता लगाना कठिन होता है कि हम किसकी सहायता करें, किसकी न करें, कौन सही है कौन गलत है। वो एक दृश्य आपको दिखाता हूं। चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती जैसे ही कार का शीशा खोला, 50 के 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो तो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब, चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर।
मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में है, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है, शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई। लेकिन मेरे नाजायज भाई, तनिक ई त बतावा का हम कछु और ना ही पहुंच सकत मुंह के अलावा, क्योंकि पश्चिमी जगत ने कागज को बहु उपयोगी बना दिया है। बोला आंख नाक कान कुछ भी पूछो पर सवाल मत पूछो। मैंने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा बताओ, क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर निकाला और तान कर सीना, बोला बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंचे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया बाबूजी। जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। बाबूजी 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 बाबूजी, जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से। हमारे यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा, उसके लिए ये सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। तुम करते बात पसीने की, अरे कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने 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 की। इतना कहकर उसने जो घूरा, अब कविता को झटके से कहां समाप्त करता हूं, इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो मुझ मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो बोला बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो बत्ती हरी हो गई, बाबूजी गाड़ी बढ़ा लो बत्ती हरी। और दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम की बत्ती हरी करता हूं और इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जो इतने पारिवारिक वातावरण में रहते हैं, एक घर आपने बनाया है, अपने घर से दूर एक घर जहाँ सारी सुविधाएं आपको मिलें, इसके प्रयत्न हैं। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर मैंने देख के आया हूँ। स्वच्छ वातावरण में बनते हुए भोजन की प्रक्रिया को मैंने आज देखा है। और मैं आपके स्वास्थ्य की, न केवल तन के बल्कि मन के स्वास्थ्य की कामना करते हुए घर क्या होता है ये बताना चाहता हूँ आपको। और आपको लगे कि मेरी बात में दम है तो समर्थन करना पूरी शक्ति के साथ कि दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है, घर वालों से। दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है, घर वालों से। अच्छा कोई मकान बनाएगा, पैसा भी खूब लगाएगा, पर रहने को नहीं आएगा तो घर उसका भर जाएगा सारा मकड़ी के जालों से। दरवाज़ों से ना दीवालों से घर बनता है, घर वालों से। घर में जब कोई न होता है, दादी है और न पोता।